चलिए, अब आपका ये है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पार्ट 4। ये मेरे क्लास का नाम है SACTRUZZ यानी सैक्ट्रूज क्लासेज। आप इसको जाइए, सर्च कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, अब इसके आगे पार्ट है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये पार्ट 4 हुआ आपका। चलिए देखते हैं। ये कल आपको बताए थे पार्ट 3 के लास्ट में ऑक्सीकरण अभिक्रिया एवं अवकरण अभिक्रिया। देखिए, ऑक्सीकरण होता क्या है? O का जुटना तथा H का टूटना। या तो O जुटेगा और नहीं तो H टूटेगा। अगर वैसा ऐसा होगा तो हम बोल देंगे कि वो कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है। और जिसमें O जुटेगा या तो H टूटेगा जिस पदार्थ में, उस पदार्थ को बोल देंगे अवकारक पदार्थ। और इसी तरह आपका होता है अवकरण अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रिया ऑक्सीकरण का अपोजिट होता है, ऑक्सीकरण का उल्टा होता है। यानी इसमें O देखिए जुट रहा है तो इसमें O टूट रहा है, और इसमें देखिए H टूट रहा है तो यहाँ H जुट रहा है। तो इसका तो अभी चर्चा नहीं किए हैं, खाली आपको ऑक्सीकरण अवकरण बताए हैं। अभी चर्चा चल रही है ऑक्सीकरण की। तो कल हम बता दिए थे O का जुटना। ठीक है, कल हम आपको बताए थे, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। जैसे C था और O2 था, तो ये आपका मिल के बना था CO2। तो यहाँ C को देखिए, यहाँ C के पास कौन है? C के पास कोई है नहीं है, लेकिन यहाँ C के पास कौन है? ऑक्सीजन है। यानी यहाँ O जुटा, क्या हुआ? O जुटा तो ये कौन अभिक्रिया बोले थे? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण हो गया। O जुटा तो कौन अभिक्रिया? ऑक्सीकरण। किस में जुटा? तो C में जुटा था। तो यहाँ C क्या था? यहाँ C क्या था? अवकारक पदार्थ था। क्या था? यहाँ C अवकारक पदार्थ था। ठीक है। उसी प्रकार आपको बताए थे S + O2 ये मिलके बना रहा था SO2। यहाँ S को देखिए सल्फर, इसको देखिए, ये देखिए S के पास कोई है नहीं है, लेकिन यहाँ S के पास कौन है? ऑक्सीजन है। यानी यहाँ क्या हुआ? O जुटा, यहाँ भी O जुटा। तो ये कौन अभिक्रिया हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। ये ऑक्सीकरण हुआ। और किस में जुटा? तो S में जुटा। तो यहाँ S क्या हो जाएगा? यहाँ S अवकारक पदार्थ हो जाएगा। अवकारक पदार्थ है। यही ना बताया था इतना। कल पार्ट 3 के लास्ट पार्ट में इतना ही था। फिर से रिपीट कर दीजिए, फिर से रिपीट कर दिए। जो जो नहीं देखा होगा देख लीजिएगा आप लोग। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं। ये तो देख लिए O का जुटना। आज इसी में ऑक्सीकरण में ही देखना है H का टूटना। H देखिए कैसे कब टूटता है। देखिए, ये आपका CaO है। ठीक है, CaO है। और ये आपका HCl है। तो ये आपका अभिक्रिया की है, आगे प्लस पीछे माइनस, आगे प्लस पीछे माइनस। तो ये बना आपका CaCl2 + H2। ठीक है। यहाँ देखिए Cl के पास कौन था? ये Cl के पास H था। Cl के पास यहाँ H था, यानी हाइड्रोजन था। लेकिन अब यहाँ देखिए Cl के पास, यहाँ Cl के पास अब देखिए
यहाँ Cl के पास H है नहीं है, यहाँ Cl के पास H नहीं ना है, यानी कि यहाँ से H क्या हुआ है, टूट गया है। तो क्या लिखेंगे, H का टूटना, H का टूटना। तो अगर H टूट जाए तब पर भी ऑक्सीकरण हुआ, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गया, ऑक्सीकरण। ये आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ। अब इसके बाद देखिए ये किस में से टूटा है, तो ये पूरा में से टूटा है ना, HCl में से टूटा है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ HCl अकारक पदार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अकारक पदार्थ। यहाँ HCl क्या है, अकारक पदार्थ है, ठीक है। यहाँ HCl क्या है, अकारक पदार्थ है। यहाँ H टूटा तो कौन अभिक्रिया हुआ, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। और H किस में से टूटा, तो ये पूरा HCl में से टूटा ना, तो यहाँ HCl क्या हुआ, अकारक पदार्थ हुआ, ठीक है। उसी प्रकार देखते हैं आपका जगह तो कम पड़ रहा है, ठीक है। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं, आगे और उदाहरण देखते हैं। Na2O क्या है, Na2O2 Na2 प्लस H2SO4 NO2 प्लस H2SO4। तो ये आपका अभिक्रिया करेगा, तो ये बनाएगा आपका Na2SO4 प्लस H2। देखिए यहाँ H को देखिए, यहाँ SO4 के पास कौन था, H था ना, था कि नहीं था। लेकिन यहाँ देखिए SO4 के पास H है, SO4 के पास H है, अब नहीं है, नहीं ना है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ H टूटा, H का टूटना। तो ये कौन अभिक्रिया हुआ, H का टूटना, कौन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण। तो क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण। ये आपका ऑक्सीकरण हुआ। देखिए H किस में से टूटा है, ये पूरा में से टूटा है ना, तो जिसमें से टूटेगा वो क्या कहलाता है, जिस पदार्थ में से टूटा वो पदार्थ क्या कहलाता है, अकारक। तो यहाँ H2SO4 का हो जाएगा, यहाँ H2SO4 अकारक पदार्थ है, ठीक है। ये हम पूरा ऑक्सीकरण समझ लिए। O का जुटना बताइए दिए थे पिछले पार्ट में, अभी बताए H का टूटना। O जुटेगा या तो H टूटेगा, दोनों में से कोई एक क्रिया होगा तो बोल देंगे कि वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और जिसमें से जुटा या जिसमें से टूटा वो पदार्थ क्या कहलाता है, अकारक पदार्थ कहलाता है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। देखिए ये जब आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा ना, ये जो जितना
पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। ये नहीं है कि आपको केवल क्वेश्चन आंसर लिखवा रहे हैं। क्वेश्चन आंसर यहाँ नहीं चलता है, पहले आप पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। आप जब पूरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा कि क्या है क्या नहीं है, तो आपको पढ़ाई आसान लगेगी और पढ़ने में मज़ा भी आएगा। इसलिए आप सोच रहे होंगे कि मैं 30 मिनट 20 मिनट 40 मिनट का वीडियो डाल रहा हूँ। ये 5 मिनट का मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। ये 5 मिनट में हम बताएंगे क्या आपको पूरा चैप्टर में। ये थोड़ी, अगर आपको देखना है, चाहेंगे कि आप पूरा चाहेंगे कि घर से पार्ट बाय पार्ट देख के, अगर आप साइंस में कमज़ोर हैं तो पार्ट बाय पार्ट देख के आप ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और उसके बाद जाइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाइए, या उठाइए लघु तरीय या अति लघु। आप मेरे जितना ये जो पढ़ा है इसका केवल नोट्स बना लीजिए और आप नोट्स देख के पूरा दीर्घ से लेकर लघु तक ये क्वेश्चन आंसर अपने से कर लीजिएगा। और जो इतना कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, अगर ये पूरा इसे टाइम पर आप रिवीजन करते रहिए। पहले तो इसको आप पूरा रिवीजन करके अपने दिमाग में रख लीजिए। दूसरा दिन 7वां दिन देखिए, फिर 14वां दिन, फिर 30वां दिन, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा। अभी ये कॉन्सेप्ट पूरा पार्ट बाय पार्ट देख के पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 आप ऑब्जेक्टिव उठाइए और अपने से देखिए। उसमें कोई चीज़ याद करने जैसा नहीं होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ज़्यादा दिमाग पर लोड ना आता है। खाली आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिएगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं अवकरण अभिक्रिया के बारे में। ऑक्सीकरण हम लोग तो समझ गए, अभी बचा है अवकरण। अवकरण में क्या होगा, या तो O टूटेगा और नहीं तो H जुटेगा। ठीक है, उसी को क्या बोल देंगे, अवकरण अभिक्रिया। और जिसमें से O टूटेगा या जिसमें H जुटेगा जिस पदार्थ में, वो कौन सा पदार्थ कहलाएगा, ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपका है, अरे यार ये माइक कहाँ फंस गया। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपका है CuO, क्या है, CuO प्लस H2। ये लिखते लिखते पूरा रगड़ खा गया है। CuO प्लस H2। एक मिनट, डिस्टर्ब हो गया, हम चेंज करते हैं। चलिए, जैसे में हम बोल रहे थे CuO प्लस H2, तो ये आपका बनाया Cu प्लस H2O। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए Cu के साथ कौन था, ऑक्सीजन था। और यहाँ Cu यानी कॉपर के साथ कौन कौन है, ऑक्सीजन है नहीं है। तो यहाँ क्या हुआ, O का टूटना, O का टूटना। O का टूटना कौन अभिक्रिया कहलाता है, अवकरण। तो ये कौन अभिक्रिया हुआ,
अवकरण, अवकरण अभिक्रिया हुआ। ओ किसमें से टूटा है? तो ओ यानी CuO से टूटा ना, CuO से टूटा। ये कॉपर नहीं, ये कैल्शियम है, CaO + H2, तो यहाँ भी A, ठीक है। क्या देखिए CaO है, तो यहाँ किस में से टूटा? कैल्शियम से टूटा। वो टूटा ना यहाँ से, यहाँ वो है नहीं है, तो यानी कैल्शियम से टूट गया ना वो, तो O का टूटना कौन अभिक्रिया? अवकरण। किससे टूटा? तो कैल्शियम ऑक्साइड से टूटा ना, यानी CaO से, ये पूरा से ना वो टूटा है। यहाँ O है नहीं है, तो यानी टूट गया है O, तो यानी पूरा से ना, तो यहाँ CaO क्या हो जाएगा? अवकरण में कौन पदार्थ होता है? ऑक्सीकारक पदार्थ है। यहाँ CaO का है, ऑक्सीकारक पदार्थ है, ठीक है। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, Zn, जिंक ऑक्साइड ZnO + C यानी कार्बन, और ये बनाएगा आपका Zn + CO2। यहाँ देखिए Zn को देखिए, यानी जिंक को देखिए, आप जिंक को देखेंगे तो यहाँ जिंक के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ जिंक के साथ है नहीं है, यानी यहाँ ऑक्सीजन टूट गया, तो यहाँ क्या हुआ? O का टूटना कौन अभिक्रिया? O का टूटना अवकरण अभिक्रिया। तो ये कौन सा अभिक्रिया होगा? अवकरण अभिक्रिया। ये अवकरण अभिक्रिया हुआ। O किस में से टूटा? तो ये पूरा में से टूटा होगा ना, तो यहाँ ZnO क्या हो जाएगा? यहाँ ZnO ऑक्सीकारक पदार्थ है, ठीक है। ये आप समझे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम इसके आगे देखते हैं। आपने देखा, मैंने दिखाया O का टूटना। O का टूटना तो एग्जाम्पल दिखा दिया ना। अब ये क्या बचा है? O का टूटेगा तो कौन था? अवकरण भी। और ये नहीं होगा, O नहीं टूटेगा तो H जुटेगा। तो अब एग्जाम्पल में दिखाते हैं H का जुटना, ठीक है। देखिए आगे H का जुटना, जैसे H2 है + Cl2 है, ये अभिक्रिया करके बनाता है आपका HCl, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ Cl को देखिए, यहाँ Cl के पास कोई था नहीं था, लेकिन यहाँ Cl के पास क्या है? H है, यानी H क्या हो गया? यहाँ H जुटा ना, H का जुटना, H जुटा ना, यानी H जुटा, तो ये कौन अभिक्रिया हुआ? H का जुटना, ये कौन अभिक्रिया? अवकरण। तो ये कौन अभिक्रिया हुआ? अवकरण अभिक्रिया, ठीक है। ये देखिए, ये जो H जुटा है, ये जो H जुटा है किस में जुटा है? तो Cl में जुटा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ Cl क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक पदार्थ हो जाएगा। Cl2 क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक पदार्थ है, ठीक है। इसी तरह आपका और एग्जाम्पल है, H2 + Br2, ये अभिक्रिया करके आपका बनाता है HBr, ठीक है। यहाँ देखिए Br को देखिए, Br के पास कोई है नहीं है, लेकिन यहाँ अभिक्रिया के बाद H आ गया ना, तो यानी क्या हुआ? H जुटा, H जुटा ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे? H का जुटना। H का जुटना कौन अभिक्रिया है? H का जुटना आपका
अवकरण अभिक्रिया, ये क्या हो जाएगा? अवकरण। ये आपका अवकरण अभिक्रिया हुआ। किसमें जुटा? एच। एच यानी बियर में जुटा, ब्रोमीन में। तो यहाँ Br2 क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक पदार्थ हो जाएगा। ऑक्सीकारक पदार्थ है, ठीक है। ये आपका हो गया ऑक्सीकरण अवकरण। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हम लोगों ने ऑक्सीकरण अवकरण को समझ लिया। अब देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण के क्या क्या प्रभाव हैं, ठीक है। हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण के प्रभाव। देखिए, अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा होगा ना, तो आपके YouTube पर जब आप वीडियो देखते हैं तो देखिए कि ऐसे एक लाइन का ऐसे निशान होता है, डॉट डॉट डॉट, वीडियो के दाहिने साइड। तो इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक कीजिएगा ना, तो नीचे में जहाँ वीडियो क्वालिटी चेंज किया जाता है ना, तो वहीं पर एक स्पीड दिया रहता है। तो स्पीड पर क्लिक करके आप देखिएगा कि 1 लिखा होगा, या 1.5 लिखा होगा, या 2 लिखा होगा, या 1.25 भी लिखा रहता है, ठीक है। और इससे कम और स्पीड ये ज़्यादा हो गया, और इधर स्पीड कम हो गया। ये 1 पर रखेंगे तो ये नॉर्मल होता है, जिस स्पीड में हम पढ़ा रहे हैं ना उसी स्पीड में दिखाएगा। 1.5 पर कीजिएगा तो स्पीड थोड़ा तेज़ हो जाएगा। अगर आपको वीडियो लंबा लग रहा है और जो पहले समझ गया है और जो कहीं पहले पढ़ा हुआ है, तो अपना 1.5 की स्पीड पर करके देखे या 2 की स्पीड पर, जो जिसमें अच्छा लगे वो देख सकता है। लेकिन हम उस तरीक़े से पढ़ा रहे हैं कि सब कोई समझ जाए, ठीक है। हम आगे देखते हैं हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण का प्रभाव। देखिए, ये पहला हो गया हमारा भोजन का पचना। भोजन का पचना, ये आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण, और नहीं तो इसको अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं। भोजन का पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगर ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं दिया रहेगा तो ये आप अपघटन अभिक्रिया पर टिक मार दीजिएगा, ठीक है। देखिए, भोजन पचता कैसे है ये देखते हैं। हम लोगों ने जो खाना खाया वो ग्लूकोज के फॉर्म में रहता है, यानी C6H12O6। और हम जो अपना सांस लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, O2, तो ये आपका बना देता है CO2 प्लस H2O प्लस में ऊर्जा। इसको क्या बोलते हैं? ATP। क्या बोलते हैं? ATP। देखिए, ये जो C6H12O6 प्लस O2, इसमें देखिए, इसमें CO2 प्लस H2, यहाँ क्या हुआ? ऑक्सीजन जुटा। ऑक्सीजन जुटा ना, तो यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ, ठीक है। ऑक्सीजन का जुटना कौन अभिक्रिया होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ये आपका क्या हुआ? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और ये अपघटन, देखिए, ये आपका एक बड़ा पदार्थ है। ये आपका ये बड़ा पदार्थ है। वियोजन या अपघटन बताए थे ना, टूटना। तो ये बड़ा पदार्थ
ये सब छोटे पदार्थ में टूट गया है कि नहीं, टूट गया है ना। तो यानी कि एक तरीके से ये क्या हुआ, अपघटन अभिक्रिया भी हुआ। यानी भोजन का पचन है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी होता है और अपघटन अभिक्रिया भी होता है। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है तो अपघटन अभिक्रिया। आगे देखते हैं, दूसरा है आपका भोजन का दुर्गंधित होना, दुर्गंधित होना, दुर्गंधित होना। ठीक है, ये भोजन आपका दुर्गंधित हो कैसे जाता है। देखिए, भोजन में हमारा क्या होता है, तेल होता है, तेल यानी वसा। वसा क्या करता है, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है। ऑक्सीजन के साथ क्या किया, अभिक्रिया, और भोजन को कर दिया खराब कर दिया ना। ये जो भोजन खराब हो गया तो ये बोलते हैं इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यानी भोजन का दुर्गंधित होना ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये जो हमारा वसा है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके भोजन को दुर्गंधित करता है, यानी खराब कर देता है। तो यानी भोजन का दुर्गंधित होना, यानी भोजन का खराब होना कौन अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। वैसे भी देखे होंगे, आपने देखा है अचार में जब हम पानी के हाथ से टच कर देते हैं तो अचार खराब हो जाता है। यानी कि पानी के साथ वहाँ पर वसा था, तेल था, और वहाँ पर पानी के साथ ऑक्सीजन चला गया तो क्या हो गया, वो खराब हो गया। तो वो कौन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, इसको बचाने का उपाय क्या है, बचाने के उपाय, जब भोजन दुर्गंधित हो जाए तो उसे बचाने का उपाय क्या है। तो यानी कि इसका एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ, यानी कि उसके दुश्मन को लाएंगे। एंटी मतलब होता क्या है, दुश्मन। एंटी मतलब ना बोलते हैं, वो मेरा एंटी पार्टी है। ठीक है ना, वही है एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है ना, तो एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ, तो उसमें आप क्या कीजिए, उसमें सिट्रिक अम्ल मिला दीजिए। क्या कीजिए, सिट्रिक अम्ल। ठीक है, नहीं तो लेसोथीन का प्रयोग कीजिए, लेसोथीन। ये आपको भोजन को दुर्गंधित नहीं होने देगा। और नहीं तो क्या कीजिएगा, नहीं तो आप देखते हैं या वायु अवरुद्ध बर्तन का उपयोग, वायु अवरुद्ध बर्तन आप लोग समझते हैं। आप देखे हैं रोटी, वो जो डब्बा जैसा रखा रहता है, डब्बा जैसा रहता है, उसमें रोटी को रख देते हैं और फिर बंद कर देते हैं, तो उसमें देखते हैं कि रोटी जल्दी ख़राब नहीं होता है और गम भी रहता है। तो वही है आपका वायु अवरुद्ध बर्तन। देखिए वहाँ क्या होता है, अगर ऐसे खुला में रोटी को छोड़ देंगे तो रोटी को खुला में छोड़ने से ऑक्सीजन के साथ वो अभिक्रिया कर लेगा, यानी रोटी जल्दी ख़राब हो जाता है, देखते हैं ना। लेकिन वही अगर आप उस बर्तन में रखेंगे तो वहाँ वायु के संपर्क में वो नहीं रहता है, तो यानी कि वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया जल्द नहीं कर पाता है, तो यानी कि वो रोटी ज़्यादा देर तक सुरक्षित रहता है। तो इसलिए लिख दी है वायु अवरुद्ध बर्तन का उपयोग। नहीं तो तीसरा रेफ्रिजरेटर का उपयोग कर लीजिए। तीसरा में क्या है, रेफ्रिजरेटर का उपयोग। रेफ्रिजरेटर समझते हैं, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज, कहते हैं ना, फ्रिज में कोई चीज़ रखा जाता है तो ज़्यादा देर तक सुरक्षित रहता है। ठीक है ना, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए
चलिए आगे आपका है संक्षारण। समझिए संक्षारण होता क्या है। संक्षारण, संक्षारण धातु का नाश होना संक्षारण कहलाता है। धातु का नाश होना आपका क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। आप देखिए, चलिए देखते हैं धातु का नाश कैसे होता है। ठीक है, देखिए आपने ये सुना है कि लोहे में जंग लगना, यानी लोहे में मूर्छा लगना, तो यानी लोहा का क्या हुआ, वहाँ नाश हुआ। लोहा क्या है? धातु है, यानी धातु का नाश हुआ ना, तो वही आपका संक्षारण हुआ। तो लोहा में जंग लगता कैसे है, देखिए ये आपका लोहा है, और प्लस में उसको मिल जाता है पानी, पानी यानी नमी, और प्लस में मिल जाता है ऑक्सीजन। तो क्या होता है, लोहा में जंग लग जाता है। लोहे में जंग लगना, ये जो है लोहे में जंग लगना, ये आपका कौन अभिक्रिया है? तो ये ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। ये ऑक्सीकरण भी है और अवकरण अभिक्रिया भी है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, अगर लोहे में जंग लग जाए तो आपसे पूछेंगे कि लोहे का भार घट जाएगा या बढ़ जाएगा? आप लोग आंसर दीजिए। तो देखिए लोहे में जब जंग लगता है तो लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे का भार कैसे बढ़ जाता है? तो देखिए लोहा और प्लस में पानी, यानी उस पर नमी भी है, प्लस में ऑक्सीजन भी है, तो जाहिर सी बात है लोहा का भार बढ़ जाएगा। ये थोड़े बोले हैं कि लोहा में जंग लग गया, तो लोहा में जंग लग गया तो ये थोड़े बोले हैं कि जो नष्ट हो गया लोहा उसे बाहर निकाल दीजिए। यानी लोहा में जंग लगा है तो लोहे में ना वो जंग लगा है, लोहे लोहे ऊपर ना है, तो वहाँ भी पानी भी है, यानी नमी भी आया और ऑक्सीजन भी है, तो लोहे का भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो लोहे में जंग लगने के बाद लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने के बाद लोहा का भार बढ़ जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया संक्षारण। आगे है आपका दहन। दहन भी आपका ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। लोहा का है आपका ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। ठीक है, तो देखिए दहन किसको कहते हैं? देखिए किसी भी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर अगर वह प्रकाश और ऊष्मा देता है तो उसको दहन बोलते हैं। तो इसका परिभाषा लिखेंगे। किसी भी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर, किसी भी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है ना, तो वैसे अभिक्रिया क्या कहलाता है? लिख देंगे फिर, वैसे अभिक्रिया दहन कहलाता है। ठीक है,
देखिए दहन होता कैसे है, C+O2 ये आपका बनाता है CO2, प्लस में प्रकाश भी देता है और ऊष्मा भी देता है, ये आपका दहन हुआ। उसी तरह H+O2 ये आपका प्रकाश भी देगा और ये ऊष्मा भी देगा, ठीक है। तो इसी को दहन बोलते हैं। यानी किसी भी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाइए, अगर वो प्रकाश ऊष्मा देगा तो वो वैसे अभिक्रिया क्या कहलाएगा, दहन कहलाएगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आपका एक रेडॉक्स अभिक्रिया बच गया है। रेडॉक्स अभिक्रिया आपका बचा है अभी, रेडॉक्स अभिक्रिया। जब आप ऑक्सीकरण अवकरण समझ गए तो रेडॉक्स भी समझ गए, समझ लीजिए। जिसमें ऑक्सीकरण अवकरण दोनों हो तो रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। जैसे अभी पीछे आपको बता रहा था ना, ऑक्सीकरण अवकरण दोनों हो रहा था, तो वो सब रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। देखिए तो इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों अभिक्रिया हो से रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए एग्जाम्पल में, जैसे ये Cu है, CO है, प्लस ये H2 है, ठीक है। तो ये आपको बनाया Cu प्लस H2 बनाया ना। यहाँ देखिए Cu के पास क्या था, वो था, लेकिन वहाँ देखिए Cu के पास क्या है, वो है नहीं है, वो नहीं है तो नहीं है, तो वो क्या हुआ, वो टूटा, वो टूटा ना, तो ये कौन अभिक्रिया हुआ, वो का टूटना कौन अभिक्रिया होता है, वो का टूटना अवकरण अभिक्रिया, ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ H को देखिए, यहाँ H के पास क्या है, कोई है नहीं है, लेकिन यहाँ H के पास देखिए O है, यानी O का हुआ, वो जुटा ना, तो O का जुटना कौन अभिक्रिया कहलाता है, O का जुटना आपका ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ, देखिए इसमें दोनों ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों हो गया, तो ये ऑक्सीकरण अवकरण दोनों हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जहाँ बताया ना अभी कि जहाँ ऑक्सीकरण अवकरण दोनों हो वो क्या कहलाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये हो गया आपका रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। उसी तरह आपका था Z2O प्लस C, ये अभिक्रिया करके Zn प्लस CO2 बने। यहाँ Zn को देखिए, यहाँ Zn के पास क्या था, ऑक्सीजन था। यहाँ Zn के पास क्या है, ऑक्सीजन है नहीं है, यानी यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन टूटा है, तो O का टूटना कौन अभिक्रिया कहलाएगा, तो O का टूटना कौन अभिक्रिया बताए, O का टूटना अवकरण, ये अवकरण अभिक्रिया हुआ। जब ये अवकरण अभिक्रिया हुआ, अब देखिए और यहाँ C को देखिए, यानी कार्बन को,
यहाँ देखिए सी के साथ कोई है नहीं है, लेकिन यहाँ सी के साथ क्या है, ऑक्सीजन है। तो यानी कहाँ हुआ, ऑक्सीजन जुटा, ओ का जुटना। जब ओ जुट जाएगा तो कौन अभिक्रिया होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन, ऑक्सीकरण। जब ऑक्सीकरण हो गया तो ये आपका कौन सा अभिक्रिया हो गया पूरा, जब ऑक्सीकरण और करण दोनों हो, जब ऑक्सीकरण और करण दोनों हो तो कौन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। ये क्या हो जाएगा आपका, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे आपको रेडॉक्स दहन भी बताया। देखिए आप नोट में एक चीज़ लिख लीजिएगा, दहन में, दहन जब बता रहे थे नोट में आपको लिखना है कि मैग्नीशियम नाइट्रोजन के उपस्थिति में भी जलता है, उपस्थिति में भी जलता है। देखिए ये मैग्नीशियम है और ये नाइट्रोजन है, ये जल के Mg3N2 बना देगा। अब आगे देखना है दहनशील पदार्थ, अदहनशील पदार्थ। एक होगा आपका दहनशील पदार्थ, दूसरा आपका होगा अदहनशील पदार्थ, अदहनशील पदार्थ। दहनशील पदार्थ किसको बोलते हैं, वैसा पदार्थ जो जल जाए, अदहनशील पदार्थ वैसा पदार्थ जो नहीं जले। ठीक है, सिंपल सा है। वैसा पदार्थ जो जल जाए, अदहनशील वैसा पदार्थ जो नहीं जले। ठीक है, इतना समझने के लिए आपको लिख दिया है। इसमें क्या हो जाएगा दहनशील में, आपका लकड़ी जलता है कि नहीं जलता है, जलता है, कपड़ा जलता है, और क्या जलता है, कोयला जलता है, जलता है, एलपीजी जलता है, जलता है, मीथेन गैस जलता है, जलता है, किरोसिन ये भी जलता है, किरोसिन आपका क्या हो जाएगा, पेट्रोल ये भी जलता है, डीजल ये भी जलता है, ETC। वैसा पदार्थ जो जल जाए और वैसा पदार्थ जो नहीं जले। ठीक है, ये दहनशील पदार्थ हो गए। और ये अदहनशील में क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ईंट, इसमें आपका हो जाएगा पत्थर, मिट्टी और सभी धातु। सभी धातु मतलब एल्युमिनियम, चाहे सोना हो गया आपका, ये चांदी हो गया, ये लोहा हो गया। ठीक है, ये सब पदार्थ नहीं जलता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए आगे है आपका दहन के लिए आवश्यक शर्त, यानी दहन कब कब होगा। दहन के लिए आवश्यक शर्त, पहला दहन के लिए आवश्यक शर्त, पहला तो ये चीज़ होना चाहिए, पहला दहनशील पदार्थ होना चाहिए, यानी क्या, जलने वाला पदार्थ होना चाहिए। चाहिए, पहला शर्त तो ये हुआ। दूसरा शर्त आपका ये हुआ कि दहन के पोषक तत्व तो होने चाहिए। दहन के पोषक तत्व, दहन का पोषक तत्व तो क्या हुआ, वायु, यानी वायु में नहीं ऑक्सीजन होता है। तो ये दो चीज़ दहन के लिए, दो चीज़ होना ज़रूरी है। दोनों में से कोई चीज़ नहीं होगा दहन नहीं होगा। अगर जलने वाला पदार्थ अगर नहीं होगा तो वहाँ पर दहन नहीं होगा, यानी उसको नहीं जला सकते हैं। दहन का पोषक तत्व यानी वायु, ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन नहीं रहे तो आप किसी भी चीज़ को नहीं जला सकते हैं। ठीक है, ये आप समझ लिए। अब आगे है आपका ज्वलन ताप। ज्वलन ताप, ये देखिए, जिस ताप पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ कर दे उसी को ज्वलन ताप बोलते हैं। आप समझे, जिस ताप पर जब कोई वस्तु जलना प्रारंभ कर देती है उसी को ज्वलन ताप बोलते हैं। ठीक है ना। जिस ताप पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ कर दे उस ताप को ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है ना। ये हो गया आपका ज्वलन ताप। इसमें तो कुछ समझाना ही नहीं है, सिंपल सा बात है। एक होता है आपका पूर्ण दहन और अपूर्ण दहन। पदार्थ, जो पदार्थ है उसमें कोई पदार्थ का पूर्ण दहन होता है और कोई पदार्थ का अपूर्ण दहन। पूर्ण दहन अपूर्ण दहन कब होता है ये पूरा डिटेल्स में बताएंगे। ये पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब पूर्ण दहन तथा अपूर्ण दहन, ये आपका लास्ट टॉपिक है, देखते हैं। ज्वलन ताप आपका हो गया, और यहाँ जैसे में भी लिख लीजिएगा। एलपीजी कागज लकड़ी कोयला। ठीक है, ये आप लिख लीजिए, जैसे में एलपीजी कागज लकड़ी कोयला। ये आप समझ गए, आपका है पूर्ण दहन तथा अपूर्ण दहन। जल्दी से इसे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं कि पूर्ण दहन किसी पदार्थ का पूर्ण दहन कब होता है, अपूर्ण दहन कब होता है। पूर्ण दहन मतलब पूरी तरह वो जलेगा, अपूर्ण दहन मतलब वो अधूरा की तरह जलेगा। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका पदार्थ। ठीक है, यहाँ और बीच में लिखते हैं, यह आपका हो गया पदार्थ।
O2 की पर्याप्त उपस्थिति, यानी कि O2 एकदम पूरा मात्रा में मिलेगा और यहाँ O2 की अपर्याप्त उपस्थिति। अगर O2 पर्याप्त मात्रा में मिलेगा तो ये आपका हो जाएगा पूर्ण दहन। अगर O2 पूरा मिलेगा तो ये पूर्ण दहन होगा। अगर O2 पर्याप्त नहीं मिलेगा तो ये आपका हो जाएगा अपूर्ण दहन। ठीक है, ये अपूर्ण दहन। देखिए पूर्ण दहन में होता क्या है, पूर्ण दहन में ये आपको होता है, पूर्ण दहन में देखिए पूर्ण दहन में प्रकाश नीला दिखाई देगा। प्रकाश कैसे दिखाई देगा, नीला। और यहाँ पर ताप जो होगा, तापमान ज़्यादा होगा और प्रकाश जो लाइट है वो कम होगा। देखिए आप जब भी खाना गैस पर बनता है तो आप देखिएगा वहाँ जो प्रकाश का रंग होता है वो नीला होता है और वहाँ तापमान यानी गैस पर खाना बहुत जल्दी पक जाता है, यानी कि तापमान वहाँ ज़्यादा है। और देखिएगा कि वो लाइट वो ज़्यादा लाइट नहीं देता है। लेकिन इसके मुकाबले इसको देखिए O2 की अपर्याप्त उपस्थिति रहेगी तो अपूर्ण दहन होगा। इसमें क्या होगा, अपूर्ण दहन में आपका प्रकाश पीला दिखाई देगा और तापमान कम रहेगा। जो लाइट देगा यानी प्रकाश ये ज़्यादा देगा। ठीक है, आप बात को समझिए। जैसे हम गैस पर खाना बना रहे थे तो प्रकाश नीला यानी तापमान ज़्यादा, यानी कि खाना जल्दी पक जाएगा, तापमान ज़्यादा है तो यानी, और प्रकाश का कम देता है। लेकिन उसी के अलावे हम देखते हैं जो घर में ईंधन और सारा ईंधन है, गोईठा वगैरह है, और उस पर खाना बनाते हैं तो उसका देखिएगा प्रकाश पीला दिखाई देता है। लेकिन इसके मुकाबले गैस के मुकाबले उसका तापमान कम रहता है। ठीक है, तापमान कम रहेगा तो इसलिए भोजन देरी से पकता है। और वहाँ पर प्रकाश देखिएगा तो यानी कि यहाँ जो जितना गैस जलता है, जितना लाइट आता है, लेकिन मतलब जितना लाइट आता है उससे ज़्यादा लाइट रहता है जब हम घर पर चूल्हा पर खाना बनाते हैं तो उसमें लाइट ज़्यादा होता है, लेकिन गैस पर लाइट कम होता है। तो यानी कि अंतर हुआ कि नहीं, यानी कि अगर आपको बोल देंगे कि गैस के आग से जला देंगे तो आप जल्दी जल जाइएगा, लेकिन आपको ये जो लकड़ी वगैरह ईंधन से आपको जलाया जाएगा तो आप टाइम ज़्यादा लीजिएगा जलने में। देखिए अगर लकड़ी वगैरह से आपको जलाते हैं तो उसका प्रकाश पीला होता है और तापमान कम होता है और प्रकाश वो क्या करता है, ज़्यादा देता है। लेकिन ये जो पूर्ण दहन होता है ये प्रकाश कम देता है, लेकिन जो अपूर्ण दहन है प्रकाश ज़्यादा देता है। उसी तरह आपको समझना है। ये समझ में आया पूर्ण दहन अपूर्ण दहन। चलिए आज का ये लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था। ठीक है, और 2-4 मिनट का क्लास होगा तो ये लंबा क्लास हो जा रहा है और कभी डाल देंगे दूसरे चैप्टर में। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप ये पूरा पार्ट पहले जाकर देखिए, ये पूरा पार्ट पहले जाकर आप देखिए और अपना पूरा कॉन्सेप्ट है वो समझ लीजिए। आप जब समझ लेंगे तो आपको पढ़ाई आसान लगेगा और जितना भी और दिमाग पर ज़्यादा लोड देना ना पड़ेगा। ये ना है कि रटिए, आज रटिएगा 10 दिन बाद भूल जाइएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट है जब आप समझ लेंगे तो बहुत ज़्यादा दिन तक दिमाग में रहता है। ये आपके आगे आने वाले समय के लिए अच्छा होगा। ठीक है, रटना छोड़िए, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ये आपका मैंने जितना 4 पार्ट मैंने पढ़ाया इसमें आपका चैप्टर समाप्त हो गया। अब आप चाहेंगे तो क्वेश्चन आंसर अपने से लिख सकते हैं, इसमें पूरा चीज़ बता चुके हैं। आप खोल कर देख लीजिएगा, उसमें पूछा हुआ है कि रासायनिक
समीकरण से प्राप्त होने वाले 3 सूचनाओं को लिखें। तो आपको पीछे क्लास में बताया है कि रासायनिक समीकरण से कितना सूचना, रासायनिक समीकरण से कितना सूचना प्राप्त होता है, 6-7 ठो बताया, उसमें 3 ठो पूछा हुआ है। आप उसमें उठाकर 3 ठो लिख लीजिए, हो गया आपका। संयोजन अभिक्रिया पूछ देगा, संयोजन बता दिए। वियोजन पूछ देगा, वियोजन बता दिए। सब जो भी पूछेगा वो सब बता दिए, वो लिख भी दिए हैं। तो आपको क्वेश्चन का आंसर करने में दिक्कत होगा। संतुलित असंतुलित पूछेगा तो संतुलित असंतुलित भी बता दिए हैं, तो आप सब लिख लीजिएगा। और नहीं तो हम पूरा क्वेश्चन आंसर का, अगर आप कमेंट कीजिए नोट्स चाहिए तो नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। ये जो मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया, ये आपको कैसा लगा ये कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ऐसे ही आपको और वीडियो चाहिए, फुल वीडियो चाहिए, या चाहते हैं कि 2, 4, 10 मिनट का वीडियो चाहिए, तो वो भी हो जाएगा। अगर फुल चैप्टर का वीडियो चाहते हैं तो वो भी डाल देंगे। जैसा आप लोग कमेंट कीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा बोलिए, मैं डाल दूँगा। लेकिन ऐसा है, जो ऐसे ये बता रहे हैं तो ये ठीक है। अगर आप चाहें कि मोबाइल से मैं, अगर आप सक्षम हो, मोबाइल पर ज़्यादा इधर उधर मत देखिए, यूट्यूब पर कोई चीज़, अगर पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ है, अगर मेरे चैनल पर जाकर ये सब चीज़ें देखिएगा तो आपका फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो गया। ठीक है, आप कंपेयर कीजिएगा, पढ़ के कंपेयर कीजिएगा दूसरों लड़के के साथ, ठीक है, और उससे सवाल जवाब कीजिए, ठीक है ना। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।